अभिमन्यु ने अपने पीछे जाते हुए कदमों की आवाज सुनी और कुछ सेकंड के बाद उसे एक आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर उस जगह को देखा। उसके सामने कुछ नहीं था। अभिमन्यु ने अपने चारों ओर देखा और आगे बढ़ गया। फर्श पर काले खून का एक दाग था जिसके ऊपर सफेद धूल की पतली परत थी। अभिमन्यु ने आसपास की जांच की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो किसी अनजान साए को महसूस कर रहा था। वो शिकारी के शरीर के पास लौट आया और उसके घावों की जांच करने लगा। वो ये जानना चाहता था कि उसको किसने मारा है। शिकारी के पूरे शरीर से खून निकल रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी मांसपेशियां सख्त थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जान गंवाने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। चलो अच्छा है, कम से कम मेरे पास अब एक सुराग तो है, अभिमन्यु सोचकर मुस्कुराया। वो जानता था कि यह टावर खतरनाक है, लेकिन यहां जो चीज उसे दिखाई दे रही थी ये उसे मूनजीन गार्डन में हुए वारदात की याद दिला रही थी। इस टावर में उसे बहुत कुछ मिल सकता था, इसलिए अभिमन्यु ने कुछ जांच करने का फैसला किया। वो फिर से जमीन पर पड़े खून के धब्बे के पास गया और अपने बाएं हाथ में एक धातु की नली बनाई। उसने खंजर से खून को ट्यूब में डाल लिया और ट्यूब को अपनी थैली में रख लिया। अभिमन्यु नीचे लकड़ी के पुल को देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब वो टावर के टॉप पर पहुंचा तो देखा कि पुल नीचे हिल रहा है। ये हरी काई से ढका हुआ है। केवल शिकारी ही ऐसा व्यक्ति था जो हाल ही में इस पर से गुजरा था। अभिमन्यु ने पुल के दूसरी तरफ देखा कि एक जवान लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उस लड़की का चेहरा पीला था, उसके बाल काले थे और उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। अभिमन्यु ने सामने देखा, अपनी पीठ से धातु का धनुष पकड़ा और तरकश से एक गहरे रंग का धातु का तीर निकाला। उसके दाहिने हाथ की पीठ पर हीरे के आकार का तीर फिर से गर्म हो रहा था। हवा तेज और तेज होती जा रही थी और अभिमन्यु के बाल हवा में उड़ रहे थे। अभिमन्यु के पीछे के दरवाजे पर किसी चीज ने दस्तक दी। कौन है वहां? अभिमन्यु चिल्लाया और उसने तीर चला दी। चारों ओर तीर ही तीर चल रहे थे। उनमें से एक तीर लकड़ी के दरवाजे पर लगा और हवा में बिजली की रोशनी फैल गई। कई सेकंड तक इधर उधर भटकने के बाद वो गायब हो गई। नीली बिजली की रोशनी ने टावर के टॉप को रोशन कर दिया। जो कुछ भी अभी हुआ वो क्या था? अभिमन्यु ने यह सोचते हुए दरवाजे से धातु के तीर को खींच लिया और उसे तरकश में वापस रख लिया। उसने अपना सिर घुमाया और पुल की ओर देखा, लेकिन वो लड़की वहां से जा चुकी थी। जीरो, क्या तुम्हें कुछ मिला? अभिमन्यु ने पूछा। कोई बल क्षेत्र का पता नहीं चला। अनजान साया कोई विशेष प्राणी नहीं था, जीरो ने बताया। मुझे लगता है कि शायद अभी इस रहस्य को सुलझाने का समय नहीं आया है। मुझे अभी यहां से चलना होगा, अभिमन्यु ने खुद से कहा और अपने चारों ओर देखा कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। वो वहां से निकल गया। पुल के दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे केवल एक काला चिन्ह थोड़ा हिल रहा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ के बीच समुद्र था और अभिमन्यु हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था। वो मुड़ा और उसने दरवाजे की जांच की, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में असफल रहा। इसलिए उसने अपनी गाड़ी में लौटने का फैसला किया। धिक्कार है, समय इतना खराब हो गया और कुछ भी नहीं मिला, अभिमन्यु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो अपनी गाड़ी के आसपास वापस आया और आखिरी बार टावर की दिशा में देखा। अभिमन्यु के जाने के बाद वो युवती फिर से पुल पर दिखाई दी। वो उसकी गाड़ी को घूर रही थी। एक ठंडी और भयानक निगाह उस पर पड़ रही थी। हालांकि अभिमन्यु लड़की को नहीं देख सकता था, फिर भी वो जानता था कि कोई उसे घूर रहा है। हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अभिमन्यु ने हंसते हुए धीरे से बोला। उसकी आंखें झिलमिलाहट से चमक उठी। घोड़ों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और गाड़ी उसी रास्ते पर वापस चली गई जिस तरह से वो आई थी। नक्शे पर कई जगह मार्क करो, मैं वापस आऊंगा,
अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। स्थान मार्क किया गया, कृपया स्थान का नाम बताएं। रेडवुड वॉच टावर। पूरा हुआ। रेडवुड वॉच टावर को एक खतरनाक स्थान के रूप में मार्क किया गया है, जीरो ने जवाब दिया। इंधुरु शहर में अभिमन्यु आराम से पहुंच गया था। उसके लिए अब जंगल में रहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी मां का निशान जसोला साम्राज्य में समाप्त हो गया था। उसने दिग्विजय के साथ अपने कुछ टॉपिक पर बातचीत की। राजाओं ने अभिमन्यु के लिए कई शूरवीरों को गार्ड के रूप में भेजा ताकि वो उसकी हिफाजत कर सकें, लेकिन उसने विनम्रता से उनसे कहा कि वे उसकी चिंता ना करें। वो अकेले ही अपनी गाड़ी में हौजी शहर नाम के भुआली शहर के मुख्य मार्ग की यात्रा कर रहा था। दिग्विजय बहुत चतुर था। उसने ही अभिमन्यु को बताया था कि ये जगह अजीबो गरीब चमकदार काले पेड़ के लिए मशहूर थी। स्थानीय लोगों ने कहा कि चमकदार काले पेड़ आमतौर पर समृद्ध जल के आसपास वाले इलाकों में उगते हैं और वे कबूतरों को आकर्षित करते हैं। पेड़ों पर लगे फल भी शूरवीरों के लिए बहुत मूल्यवान थे। दिग्विजय ने अभिमन्यु को खोए हुए खजाने के बारे में कई किस्से बताए थे और अभिमन्यु ने सोचा कि यह उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। अलामी पेड़ ने कहा था कि अगर वो अपनी दिमागी शक्ति को जमा करना चाहता है तो उसे रेडिएशन एनर्जी का उपयोग करने से पहले अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। हालांकि अभिमन्यु को जादूगरों की किताब में पाए जाने वाले कई तरीके पता थे जो उसे अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकते थे, लेकिन उन तरीकों को पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे। उसकी अधिकतम जीवन आयु उस समय 300 वर्ष की थी, लेकिन यह पक्का नहीं था कि उसे अगले लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और वो कुछ समय बचाना भी तो चाहता था। अभिमन्यु ने दिग्विजय द्वारा दिए गए नक्शे को अच्छे से देखा। उसे हौजी शहर तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लग गए। हौजी शहर के बाहर एक छिपी हुई घाटी थी जो एक जंगल से घिरी हुई थी। घाटी के चारों ओर कई ऊंचे लकड़ी के वॉच टावर बनाए गए थे। हर एक टावर के टॉप पर कई तीरंदाज खड़े थे। वे गार्ड्स हरे पीले चमड़े के कवच वाले सूट पहने हुए थे और उनकी पीठ पर काले पंख वाले तीरों और कमर पर लंबे काले खंजर से भरे तरकश थे। उनके चेहरे अजीब हरे पैटर्न में रंगे हुए थे। जंगल की ओर देखते हुए गार्ड ने अचानक झाड़ियों में हलचल देखी। उसने तुरंत अपने धनुष में तीर डाल लिया, धनुष को पूरी तरह से खींचा और उस दिशा में निशाना लगाया जहां से आवाजें आ रही थीं। वहां कौन है? सामने आ! एक गार्ड चिल्लाया। यह बात सुनते ही काले रंग के कपड़े में एक व्यक्ति झाड़ियों से धीरे धीरे बाहर निकला। उसने काला चोगा पहना हुआ था। उसके पीले चेहरे पर चांदी की चमक थी। उसकी पीठ पर एक चांदी का धातु का धनुष और एक पूरा तरकश था। युवक ने कॉपर का टैग जमीन पर फेंक दिया। ये रहा मेरा परमिट। उस परमिट पर कुछ शब्द लिखे हुए थे और उसके किनारे सुनहरे थे। गार्ड्स ने कॉपर टैग देखा, फिर एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। अनुमति है, आप प्रवेश कर सकते हैं। गार्ड अपना धनुष नीचे करते हुए बोला। युवक ने सिर हिलाया, कॉपर टैग को हवा में लात मारी और अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। फिर वो गार्ड पोस्ट की ओर आगे बढ़ गया और घाटी के प्रवेश द्वार में गायब हो गया। गार्ड ने कुछ सोचते हुए बोला, ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। हम लोगों को योद्धाओं पर तो भरोसा ही नहीं रह गया है। क्यों बार बार लोग मरने चले आते हैं इस घाटी में? अंदर जो कुछ भी है उस पर विश्वास प्राप्त करना लगभग असंभव है, अन्यथा हम सभी घाटी में प्रवेश कर जाते। मुझे लगता है कि ये भी मर जाएगा। उसने देखा कि युवक प्रवेश द्वार से गायब हो गया। उसके जाने के बाद गार्ड ने आह भरी। वो मुड़ा और फिर से आसपास की जांच करने लगा। यहां के गार्ड्स न केवल बाहरी लोगों और नागरिकों को घाटी में प्रवेश करने से रोकते थे, बल्कि उन्हें चोट लगने से भी बचाते थे। अभिमन्यु धीरे धीरे घाटी के रास्ते से आगे बढ़ा।
उसकी आंखें सफेद कोहरे से धुंधली हो गईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, कोहरा घना होता जा रहा था। जमीन पर घास अभी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अन्य वस्तुएं और पौधे सभी कोहरे से छिपे हुए थे। उसकी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ एक तेज बवंडर उसके शरीर को घेरने के लिए उठ खड़ा हुआ। तेज हवा में उसके बाल लहराने लगे, लेकिन सफेद कोहरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कोहरा हवा के साथ घुलता जा रहा था। कोहरा अभिमन्यु को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु ने जीरो को सामने के क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कहा और चिप ने तुरंत उसे वो स्थान दिखाया जो कोहरे से ढका हुआ था। कोहरा अभी भी घना था। जमीन पर मौजूद घासों के बीच की खाई काले पत्थरों से भर चुकी थी। वहां अकेले बड़े खाली मैदान के बीच में एक लंबा मुरझाया हुआ पेड़ खड़ा था। पेड़ के पास एक शांत नीली झील थी और वहां हड्डियों के ढेर किनारे पर जमा थे। इसके अलावा इस रहस्यमयी धुंधली जगह ने अभिमन्यु के अंदर एक अजीब डरावना एहसास भर दिया था। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। वहां सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अभिमन्यु के चारों ओर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसके सामने का खाली मैदान एक फुटबॉल कोर्ट के आकार का था और बीच में एक बड़ी सी झील थी। वो यहां बस इतना ही देख सकता था। केवल जीरो की स्कैन रेंज के भीतर का क्षेत्र ही देख पा रहा था। वो अभी भी कोहरे में सारी जगह ढकी हुई थी। अभिमन्यु ने अपने काले कपड़ों की धूल पोंछी और छोटी सी झील की ओर चल पड़ा। उसने महसूस किया कि एक पेड़ झील के अंदर है। अभिमन्यु उस पेड़ के करीब गया। वो पेड़ गहरे काले रंग का था। उसका तना बहुत मोटा और मजबूत था। शाखाओं पर कोई पत्ते नहीं दिखाई दे रहे थे और सफेद कबूतर पेड़ के ऊपर उड़ रहे थे। उन कबूतरों ने अभिमन्यु को देखा। वे चहक उठे। घुसपैठिए, आपका स्वागत यहां नहीं होगा। ये 6 रिंग हाई टावर का निजी बागीचा है। कृपया अपनी पहचान बताएं। अचानक कबूतरों में से एक प्राचीन बायरन भाषा में बोलने लगा। 6 रिंग हाई टावर? अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने जब बोलते कबूतर को देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कबूतर को बड़े गौर से देखा। तुम क्या रखवाले हो यहां के? अभिमन्यु ने पूछा। मेरा नाम जाजू कबूतर है। हाँ, मैं यहां का रखवाला हूं। मेरा अपने ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। कृपया घाटी को तुरंत छोड़ दो और अपना रास्ता पकड़ो। जाजू कबूतर ने अपनी लाल आंखों से अभिमन्यु की ओर देखा और ऊंची आवाज में चेतावनी दी। अभिमन्यु 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया। ठीक है, अगर जगह तुम्हारी है तो मैं जा रहा हूं। अभिमन्यु जाजू कबूतर को देखते हुए बोला। वो पीछे हट गया, फिर उस रास्ते पर वापस जाने लगा जिस रास्ते से वो आया था। अभिमन्यु घाटी के गेट के पास आकर चलना बंद कर देता है और किनारे पर जाकर रुक जाता है। हालांकि वो जानता था कि बगीचे का मालिक किसी अन्य जादूगर ग्रुप में से है। साथ ही वो देखना चाहता था कि लोगों द्वारा भरोसेमंद योद्धा को खा लेने के बाद क्या होता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद अभिमन्यु को अचानक महसूस हुआ कि उसके बाएं सीने में तेज गर्मी हो रही है। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने देखा कि उसके सीने पर एक सफेद और गोल आकार का पैटर्न चमक रहा है। अभिमन्यु के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत थैली से एक छोटी काली धातु की बोतल निकाली और उसे खोला। बोतल से तुरंत हरा धुआं निकला और अभिमन्यु के चेहरे के ठीक सामने एक गैसीय गोला बन गया। गैसीय गोले के केंद्र में धीरे धीरे एक हरे रंग की स्लेट दिखाई दी, जिस पर अनमग भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे। अंडरग्राउंड तरीके से स्कूल पर हमला किया गया है। 5 साल के बाद वापस आना। तारा, ये एक संदेश बोर्ड पर था। पहला संदेश प्रोफेसर तारा का था। इसके ठीक नीचे और भी कई संदेश लिखे हुए थे। अभिमन्यु ने तुरंत पढ़ना शुरू किया।
तो क्या प्रोफेसर तारा गंभीर रूप से घायल हैं और क्या हमारी स्थिति गंभीर है? लीडर के बिना हम इस ग्रुप में जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा स्कूल ने दावा किया है कि तारा ने स्कूल के साथ विश्वासघात किया है। हम असफल रहे, इसलिए अब हम सभी गहरे संकट में हैं। क्या तारा के स्टूडेंट अभी तक स्कूल नहीं लौटे? पिछली बार ये माइंड रीडर था, अब ये हमारा मालिक है। क्या तमाशा चल रहा है? धिक्कार है। फिर से प्रोफेसर तारा के स्टूडेंट, बात सुनो, स्कूल से दूर रहना। अब हम देशद्रोही के रूप में पहचाने जाते हैं। हमें अपनी ताकत बनाए रखने और बाद में जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत होगी। इस मैसेज को आप तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा। प्रोफेसर तारा के स्टूडेंट के तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप स्थिति समझ रहे होंगे। क्या है इन संदेशों का सिलसिला? क्या अभिमन्यु किसी नए चक्रव्यूह में फंसने वाला है? अभिमन्यु ने छाया वन की दिशा में देखा। कालचक्र के जादूगरों द्वारा हमारा शिकार किया जा रहा है। उसी समय अंडरग्राउंड रेस हम पर हमला कर रही है। ये एक पहले से बनाया हुआ हमला और हम इसके शिकार हुए हैं। यदि आपने सिग्नेचर पर अग्रीमेंट नहीं किया है तो आप शांत रहें। स्कूल को आपको मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह बहुत संभव है कि स्कूल पहले से ही अंडरग्राउंड रेस के नियंत्रण में हो। जैसे ही अभिमन्यु ने बोर्ड पर संदेशों को पढ़ना जारी रखा, वो हैरान होता गया। उसने बहुत पहले स्कूल नहीं छोड़ा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हुआ है वहां। केवल पहला संदेश प्रोफेसर का था, बाकी उसके स्टूडेंट्स के थे। तारा एक अच्छी गुरु थी जो वास्तव में अपने स्टूडेंट की देखभाल करती थी जब भी वो मुसीबत में होते थे। उसके स्टूडेंट्स हमेशा तारा की समस्या को हल करने के लिए एकजुट हो जाया करते थे। यह भी एक कारण था कि बाकी सभी ग्रुप उसकी शक्ति और अधिकार से डरते थे। इसके अलावा उसके स्टूडेंट्स में से 10 से अधिक सामान्य जादूगर बन चुके थे, जिनमें से एक तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल चुका था। वो अब कभी भी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन सकता था। तारा ने खुद को मजबूत और ताकतवर बना लिया था और इस तरह ज्यादातर लोग इन काले जादूगरों और स्कूल के लोगों से डरते थे। हालांकि किसी कारण से स्कूल ने अब तारा के देशद्रोही होने का दावा कर दिया था। अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसकी प्रोफेसर ने वास्तव में ग्रुप के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन इससे भी अधिक वो इस कारण को नहीं समझ सका कि कालचक्र इतनी आसानी से इतनी मजबूत और ताकतवर जादूगरनी को अपने हाथ से कैसे छोड़ देगा। सौभाग्य से अभिमन्यु ने तारा की सलाह मान ली और स्कूल के एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, वरना वो भी आज उनका शिकार बन चुका होता। अभिमन्यु की मुख्य योजना इस भूमि पर जरूरी खजाने और नए मंत्रों की खोज करना था, लेकिन ऐसा लगता था कि भरोसेमंद योद्धा उन पर पहले से ही अन्य जादूगर ग्रुप्स ने दावा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि बातचीत खत्म होने के बाद से स्थिति और खराब होती जाएगी। ठीक है, मुझे यह जांचने की जरूरत है कि क्या ये भरोसेमंद योद्धा वास्तव में मददगार हैं। मुझे अपनी दिमागी शक्ति को और अधिक स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। अभिमन्यु अपने सामने कोहरे की ओर देखते हुए बोला। सारे लिखे हुए संदेश के स्लेट जल्दी से हरे धुएं में फैलकर गायब हो गए। अभिमन्यु घूमा और एक बार फिर कोहरे में चला गया। एक बार फिर वो झील पर पहुंचा तो देखा कि जादू कबूतर एक शाखा पर बैठा हुआ है। अरे, क्या हम सौदा कर सकते हैं? मुझे वास्तव में कुछ भरोसेमंद योद्धा की जरूरत है, अभिमन्यु ने विनम्रता से पूछा। वो बगीचे के इस रखवाले को नाराज नहीं करना चाहता था। सौदा? कैसा सौदा? ये बोलकर जादू कबूतर हिचकिचाया। आखिरकार ये पहली बार था जब वो किसी को अपने साथ सौदा करने के लिए कहते हुए सुन रहा था। अभिमन्यु ने जादू कबूतर को सोचने का समय नहीं दिया, केवल मुस्कुराते हुए बोलता गया। हाँ, सौदा। मैं देख सकता हूं कि आप जल्द ही फिर से बिखर सकते हैं, है कि नहीं? आपको अच्छी मात्रा में जादू के पत्थरों की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपकी शक्ति को बनाए रखने के लिए
आपके आकार को कबूतर में बदला नहीं जा सकता है। जाजू कबूतर चुप रहा। अभिमन्यु देखना चाहता था कि भरोसेमंद योद्धा के पास उसके लिए क्या है, इसलिए उसने जाजू को समझाना जारी रखा। देखो, इस घाटी में बहुत सारे फल हैं। अधिकांश हमला करने वालों को तुम्हारे द्वारा रोक दिया गया है, फिर भी उनमें से कुछ ने योद्धा का विश्वास हासिल कर लिया है। बताओ मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? मुझे कुछ बेचो और बस उन पर विचार करो जो हमला करने वालों द्वारा चुराए गए थे। तुम्हें क्या लगता है, ये एक जीत की स्थिति है? तुम्हारे मालिक ने निश्चित रूप से ध्यान नहीं दिया होगा कि तुमने क्या क्या किया है आज तक। अब अभिमन्यु जाजू को डराने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर जाजू कबूतर झिझक रहा था। अगले ही पल उसने कहा, लेकिन ये मेरे नियमों के खिलाफ है। अरे सुनो, टूटने के बाद तुम और भी स्ट्रांग हो जाओगे, यकीन करो मेरा, और हमला करने वालों को आसानी से खत्म करने में कामयाब हो पाओगे। उज्जवल भविष्य के लिए एक छोटी सी लागत, क्या इससे बेहतर सौदा हो सकता है? अब मान भी जाओ और मुझ पर विश्वास करो। यह कहकर अभिमन्यु आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वो देख सकता था कि जाजू कबूतर पहले से ही उसके प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जादूगर मुश्किल से ही इस बगीचे में आए होंगे। मौत के हत्यारों ने बगीचे को लूट लिया था, फिर भी सिक्स रिंग हाई टावर ने उनका पीछा करने के लिए कोई जादूगर नहीं भेजा। देखो, मुझे लगता है कि अगर तुमने जल्दी ही कोई फैसला नहीं किया तो एक दिन इस बगीचे को भूल जाना। तब तुम क्या करोगे जाजू? जब तुम पर हमला हो जाएगा, जब तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मेरे यहां कुछ नियम हैं, जाजू कबूतर ने कहा। वो अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वो इस पर और विचार करना चाहता था। अभिमन्यु ने जल्दी से अपनी थैली से एक टॉप लेवल वाला जादुई पत्थर निकाला, जिसे कई हाई क्वालिटी वाले जादुई पत्थरों के लिए कारोबार किया जा सकता था, और इसमें बड़ी मात्रा में एलिमेंटल पावर भी थी। यह एक ऐसी वस्तु थी जिसे सीमा तोड़ने से पहले खरीदार सबसे ज्यादा पसंद करते थे। अभिमन्यु के हाथ में जो था उसे देखने के बाद जाजू कबूतर ने आखिरकार समझौता कर ही लिया। मुझे उनमें से 2 चाहिए। जाजू कबूतर ने सिर उठाया और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही दूंगा। अभिमन्यु ने कहा, और उसने सोचा कि वैसे तो ये भरोसेमंद योद्धा 2 हाई क्वालिटी वाले जादुई पत्थरों के लायक ही है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे सौदे में थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। मुझे 2 चाहिए, एक पर्याप्त नहीं है, जाजू कबूतर ने फिर से कहा। ठीक है, मुझे भरोसेमंद योद्धा का एक नमूना तो दिखाओ पहले, यहां तक कि थोड़ी सी राशि का नमूना भी दो। अभिमन्यु ने जाजू कबूतर को देखकर कहा। जाजू कबूतर ने इस बार संकोच नहीं किया। उसने अपने पंखों से शाखा पर मारा और शाखा की नोक से एक सफेद अंडे के आकार का फल दिखाई दिया। सफेद फल चमक रहा था। अभिमन्यु की ओर फेंकने से पहले जाजू कबूतर ने अपनी चोंच से उस पेड़ के तने को पकड़ लिया। अभिमन्यु ने आगे कदम बढ़ाते हुए फल पकड़ लिया। भरोसेमंद योद्धा एक चमकते हुए नाशपाती की तरह लग रहा था। वो थोड़ा निराश हुआ। उसने कल्पना की थी कि फल में कुछ अनोखा होगा, लेकिन ये एक नाशपाती की तरह दिखने वाला फल था और उसकी खुशबू भी वैसी ही थी, केवल इसकी चमक थोड़ी अलग थी। जीरो, इस सामग्री की जांच करो, अभिमन्यु ने जीरो से कहा। कार्य बनाया गया, जांच हो रही है, जीरो ने तुरंत जवाब दिया। अभिमन्यु की आंखों में नीली बिंदु की रोशनी चमक उठी। जांच पूरी हुई। फल में खास एलिमेंट होते हैं जो इसके खरीदारों को आदी बना देंगे। वहम का अनुभव करते हुए लोगों को बहुत खुशी का अनुभव होगा। अगर आप आनंद और वहम का विरोध कर सकते हैं तो आप अपनी दिमागी शक्ति को धीरे धीरे इकट्ठा करने में कामयाब होंगे, जीरो ने बताया। वहम? अभिमन्यु थोड़ा हैरान हुआ यह शब्द सुनकर। अगले ही पल उसने सोचा, अच्छा तो ये अफीम के जैसी कोई चीज है। इस खास चीज से किसी व्यक्ति के तांत्रिका तंत्र को बहुत प्रभावित किया जा सकता है और आनंद प्राप्त करते हुए
शायद उसे इस बात का वहम होगा कि वो खुश है। काश कि वो उस फल को खाकर शांत रह पाता और इस तरह उसकी दिमागी शक्ति और स्ट्रांग हो जाती। लेकिन अफसोस, ये तो अफीम है। चिप वास्तव में इस विशेष तत्व को निकालने के बाद उसके लिए फल के प्रभाव का सिमुलेशन कर सकती है। इस फल की बड़ी मात्रा में प्राप्त करने का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। योद्धा का विश्वास भी कमाल का था, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर नहीं होता। इसका उपयोग करना जोखिम भरा भी था। अभिमन्यु को आखिरकार समझ में आ गया कि इस जगह को क्यों छोड़ दिया गया था। अभिमन्यु ने एक और हाई क्वालिटी वाला जादुई पत्थर निकालने से पहले कुछ देर सोचा और उन दोनों को हवा में फेंक दिया। झील पर सबसे ऊंचाई पर जाने के बाद वो दोनों जादुई पत्थर गिरने लगे। जाजू कबूतर गिरते हुए जादुई पत्थरों की ओर उड़ गया और उन्हें एक एक करके खा गया। ये दो जादुई पत्थर उसके आधे शरीर के आकार के लगभग थे। वो वापस पेड़ की शाखा की ओर मुड़ गया और एक बार फिर अपने पंखों से उस पर चोट करने में लग गया, जिससे एक और सफेद फल प्रकट हुआ और उसे अभिमन्यु की ओर उसने फेंक दिया। अभिमन्यु थोड़ा पीछे हट गया और उसने उसे आसानी से पकड़ लिया। ठीक है, यहां पर हमारा काम खत्म हुआ। अब आज से ना मैं आपको जानता हूं और ना आप मुझे। ये बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराया। वो घूमा और घाटी के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। घाटी छोड़ने के बाद अभिमन्यु हौजी शहर की ओर चल पड़ा। हौजी शहर एक छोटा लेकिन हलचल भरा शहर था। ये दीवारों से घिरा भी नहीं था। बाहर के जंगल में केवल एक छोटा ग्रे किला बनाया गया था, जिसमें एक पहरेदारों के दस्ते को गश्त के लिए सौंपा गया था। यहां का शासक एक शूरवीर था जो अपने बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध था। अभिमन्यु ने शहर में प्रवेश करने के बाद समय बर्बाद नहीं किया। वो सीधे दिग्विजय के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर गया। ये हत्यारे डार्क शैडो ग्रुप के मालिक की फंगारी नाम की एक सराय थी। सतरंगी जूस को ग्लास में भरकर काउंटर पर जोर से रखा गया, जिसकी वजह से कुछ शराब मेज पर फैल गई और इसकी वजह से फल जैसी सुगंध हवा में चारों ओर फैल गई। आपका फ्रूट जूस, एक छोटे बालों वाला स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन जोर से चिल्लाया। उसने अपने हाथों से जूस पोंछने के लिए काउंटर से सफेद कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ा। उस आदमी के दाहिने हाथ पर हरे बैल के सिर का टैटू था। वो एक झटके की तेजी से काउंटर के पीछे बैठ गया। अभिमन्यु भी काउंटर के पास बैठ गया। उसने ग्लास पकड़ लिया और फ्रूट जूस को सूंघ कर पीने से पहले उसने जीरो द्वारा उस जूस की जांच करवाई। उसे शक था कि कहीं इस जूस में जहर तो नहीं है। यह फ्रूट जूस थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा लग रहा था। उसमें थोड़ी कड़वाहट भी थी। जूस बढ़िया है। अगर आप इसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं तो यह और भी बेहतर हो सकता है। एक बार देखिए प्लीज। अभिमन्यु ने ग्लास नीचे रखा और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पसंद किया है। मस्कुलर मैन ने थम्स अप और एक मुस्कान के साथ अभिमन्यु को देखा। सराय में लगभग 10 भूरी लकड़ी की मेजें थी। तेल के दियों की मंद रोशनी में ज्यादातर सहायक केवल जूस ही पी रहे थे। एक गंजा आदमी जिसकी पीठ पर तलवार थी और कई किराए के हत्यारे उसके साथ बैठे हुए थे। सबने बड़े चांदी के झुमके पहने हुए थे। अभिमन्यु अभी भी उनके कवच पर खून की बदबू को सूंघ सकता था। साथ ही एक कोने में कुछ आदमी एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। उधर वेट्रेसेस के कपड़े उनके अंगों को दिखा रहे थे। उनके पारदर्शी कपड़ों में से उनकी भरपूर जवानी बाहर छलक रही थी। वहां बैठे हुए लोग अपनी नजरों से उनका भोग कर रहे थे। वे अलग अलग टेबल पर इधर उधर दौड़ रही थीं और सभी का ऑर्डर ले रही थीं। लोग हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। सराय में बहरा देने वाला शोर हो रहा था, जिस वजह से कोई भी एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहा था। सराय के कोने में भूरे कपड़ों में एक उदास कवि खिड़की के पास बैठा हुआ था। वो आदमी वायलिन पर संगीत बजा रहा था। फिर भी अभिमन्यु बहुत मुश्किल से उसका राग सुन पा रहा था, क्योंकि वहां बहुत शोरगुल वाला माहौल था। अभिमन्यु ने धातु के धनुष और पीठ पर तरकश के साथ
भूरे तंग चमड़े का सूट पहना हुआ था, जिससे यह आभास हो रहा था कि वो एक किराए के ग्रुप का तीरंदाज है। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसने अपनी ग्लास का जूस खत्म किया। उसने काउंटर पर ग्लास रख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, यहां का मालिक कहां है? दरअसल मैं कई बैरल ऑर्डर करना चाहता हूं और उन्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता हूं, अभिमन्यु ने धीमी आवाज में पूछा। अभिमन्यु ने अभी अभी जो कहा उसे सुनकर उस आदमी के हाव भाव बदल गए। फिर उसने कहा, यदि आप मालिक से मिलना चाहते हैं और सीधे उनसे जूस खरीदना चाहते हैं तो यह महंगा साबित होगा आपके लिए। चिंता मत करो, पैसे की कोई समस्या नहीं है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। तो आओ मेरे पीछे, आ जाओ। उस आदमी ने यह बोलकर अपने कंधे को उचकाया। रूही, काउंटर की देखभाल कर लेना, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। उसने एक मेज के पास खड़ी एक सेक्सी वेट्रेस को आवाज देकर बुलाया। जरूर, रूही ने सिर हिलाया और तेजी से उसके पास आ गई। वो आदमी अभिमन्यु को काउंटर के पास वाले दरवाजे तक ले गया। कमरे के अंदर कई रंगीन पेंटिंग धीमी रोशनी के नीचे दीवार पर टंगी हुई थी। मस्कुलर मैन ने दरवाजा बंद करते ही अभिमन्यु को प्रणाम किया और कहा, मास्टर अभिमन्यु, हम जानते हैं कि आप यहां क्यों हैं। मैं पाशा के खेल के लिए आपसे माफी चाहता हूं। हमने मिशन को स्वीकार कर लिया था और हमें इसे पूरा करने का प्रयास करना ही था। उसने अपना सर नीचे कर लिया। अभिमन्यु उसके पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे लगता है कि तुमने शायद पहले से कुछ तैयारी करके रखा हुआ है। शायद तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूं, अभिमन्यु ने सवाल किया। हाँ मास्टर अभिमन्यु, बिल्कुल। यहां एक सूची है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं यहां से। उस आदमी ने कागज का एक टुकड़ा निकाला। मास्टर अभिमन्यु, मैं इस जगह का लीडर बलवीर हूं। मैं आपका यहां 10 दिनों से इंतजार कर रहा था। आखिर कौन है ये मस्क्यूलर मैन? उस सराय में आने का अभिमन्यु का क्या मकसद है? देखो, उन सभी के साथ मुझे पाशा की सारी जानकारी चाहिए। मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास विशेष मंत्र वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि पाशा की अंगूठी। मुझे वो बहुत पसंद आई थी। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ग्रुप उन्हें कहां से खरीदता है। अभिमन्यु ने उस आदमी को बीच में टोकते हुए बोला। अभिमन्यु ने बलवीर को देखा। उस आदमी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। मास्टर, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि विशेष वस्तुएं हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक मौत के हत्यारे के तौर पर मेरे पास विशेष वस्तुओं को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, जो उन्हें जादूगर मास्टर से खरीदा जाता रहा है। पाशा की अंगूठी पर एक टूटी हुई हाई क्वालिटी वाली विशेष वस्तु थी। पाशा सिर्फ एक 3 सितारा हत्यारा था और उसे बस इतना ही मिल सकता था। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमें इसके बारे में पता करने में कई दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? अभिमन्यु ने पूछा। कम से कम 4 दिन तो लगेंगे ही, उस आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं 4 दिन बाद यहां फिर आऊंगा। ये बोलकर अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ। ऐसा करिए, आप 5 दिन बाद आइए सुबह में। एक ग्रे गाड़ी हौजी शहर से अन्य कारवां के साथ तक्षशिला महाविद्यालय की ओर जा रही थी। अभिमन्यु उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वो चुपचाप एक पीला सूची पत्र पढ़ रहा था। ज्यादातर लेन देन का इतिहास और विशेष वस्तुओं का जरिया स्क्रॉल पर लाइन से लिखा हुआ था। हत्यारे ग्रुप के लिए सभी रिकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे ये पक्का करना चाहते थे कि अभिमन्यु उनके प्रस्ताव से संतुष्ट होता है या नहीं। अभिमन्यु पढ़ता रहा और कई मिनट बाद उसे आखिरकार वो रिकॉर्ड मिल ही गया जिसकी उसे जरूरत थी। अभिमन्यु को ये जानकारी मिल गई थी कि वो विशेष अंगूठी मौत के हत्यारों के लिए बहुत महंगी थी। हालांकि अभिमन्यु ने सोचा कि वो आदमी उससे कुछ छिपाने की कोशिश तो कर रहा था। उसने नहीं सोचा था कि रिसर्च करने के बाद अंगूठी सिर्फ फुर्ती बढ़ाने के मामले में ही विशेष थी। उसने खुद उस अंगूठी का इस्तेमाल किया क्योंकि वे लोग इस अंगूठी की सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। इसका मतलब है कि 6 रिंग हाई टावर से किसी जादूगर ने फिर से काल चक्र विद्या पीठ में किसी ने मनमंत्र डालकर मोहित कर लिया होगा किसी को, और फिर उसे 6 रिंग हाई टावर में एक जादूगर को बेच दिया होगा।
क्या ऐसा ही हुआ होगा? अभिमन्यु पढ़ता रहा। उसकी भौहें तन गई। अभिमन्यु अपने विचारों में डूब गया। लिस्ट पर लिखी 90% से अधिक वस्तुओं को जादू के 6 रिंग हाई टावर द्वारा बेच दिया गया था। वे एलिमेंट, लेवल और क्वालिटी में बिल्कुल अलग थे। 6 रिंग हाई टावर लाइट ग्रुप का सबसे मजबूत जादूगर था, जिसे अभिमन्यु जानता था। अधिकांश लाइट के जादूगर ने उन जांच पर ध्यान लगाया जो हमलों के मंत्रों पर केंद्रित नहीं थे। जब भी वे झगड़े में इसका इस्तेमाल करते तो वे आमतौर पर विशेष वस्तुओं और औजारों पर भरोसा किया करते थे। लाइट के जादूगर मनगढ़ंत दवाइयों के अलावा कुछ खास करने वाली वस्तुओं और औजारों में भी बढ़िया थे। इसलिए यह समझा जा सकता था कि उन्होंने रिसोर्सेज या पैसे के लिए कुछ हाई क्वालिटी की विशेष वस्तुओं को बेच दिया होगा। विशेष वस्तुओं की तुलना में विशेष औजार बनाना बहुत कठिन था। ये एक तुरंत डाले गए जादू को स्टोर कर सकता था और एक विशेष करने वाला औजार दूसरे विशेष योग्यता वाले जादू के समान था। अभिमन्यु हमेशा वस्तुओं से कुछ विशेष करने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि पेशेवर ज्ञान के बिना वो केवल जादुई आत्माओं से प्राप्त वस्तुओं को ही विशेष बना सकता था, जैसे कि चमकदार हाथी के दिल का इस्तेमाल उसने किया था। मानव से रहस्यपूर्ण संकेत वाले जादू जो उसने प्राप्त किए थे वो उनके हथियारों को केवल रोकने की क्षमता दे सकते थे, लेकिन उनकी लंबाई कम थी। लाइटनिंग के रहस्यपूर्ण संकेतों को कास्ट करने के लिए अच्छी मात्रा में दिमागी शक्ति और मनमंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए अभिमन्यु ने केवल तभी इसका इस्तेमाल किया था जब उसे करना पड़ा था। अच्छा, तो उन्होंने इतनी सारी विशेष वस्तुएं बेची, जिसका मतलब है कि उनके जादूगर इसमें बहुत पारंगत होंगे। मैं उनके साथ एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर सकता हूं और आवश्यक पेशेवर ज्ञान को जमा कर सकता हूं। मैं वैसे भी कालचक्र विद्यापीठ वापस नहीं जाने वाला और ना ही मैं जा सकता हूं, अभिमन्यु ने सोचा। उसके मन में एक योजना तो थी। वो जानता था कि आइटम जादू का अभ्यास करने के लिए उसे बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है। अधिक विशेष वस्तुओं से उसे और अधिक लड़ाई जीतने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उसने सोचा कि अंत में जरूर उसके प्रयासों का भुगतान किया जाएगा। गाड़ी आगे बढ़ती रही। उसने इस बार एक कोचमैन को काम पर रख लिया। अब अभिमन्यु को घोड़ों को खुद से कंट्रोल नहीं करना पड़ता था। कई महीने बाद वो तक्षशिला महाविद्यालय पहुंचा, लेकिन उसने शहर के किसी भी व्यक्ति को सूचित नहीं किया। उसने समुद्र तट के पास एक सुदूर इलाके में लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाया। उसने उसी घर में रहने का फैसला किया और इंतजार करने लगा कि आगे चलकर शायद कोई आएगा जो उसे यहां से लेकर जाएगा। अभिमन्यु भेजे जाने वाले रिसोर्सेस का और बलवीर के वादे का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी दिमागी शक्ति पर ध्यान लगाने के लिए एक शांत जगह की जरूरत थी और ऐसा करने के लिए यह जगह उसके लिए एकदम सही जगह थी। 3 साल बाद समुद्र के किनारे, वो घर समुद्र के किनारे बनाया गया था। उस घर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। सुनहरी धूप की किरणें रेत को गर्म कर रही थी। समुद्र की लहरें समय समय पर किनारे से टकराते हुए एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। अभिमन्यु ने काले रंग का चोगा पहना हुआ था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर समुद्र तट की ओर देख रहा था। वो लहरों के शोर की आवाज सुन सकता था। 3 साल मैंने शूरवीरों के भरोसे की जांच करने और मुख्य एलिमेंट निकालने के लिए 3 साल लगा दिए। आखिरकार मैंने जो दवाई पी ली थी उसके साइड इफेक्ट्स अब खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात हुई कम से कम, अभिमन्यु ने सोचते हुए अंगड़ाएं ली और आह भरी। फिर उसने अपने चारों ओर नजरें घुमाई और जमीन पर पड़ी कांच की बोतलों को देखने लगा। वे पूरी तरह से हरे या नीले लिक्विड से भरी हुई थी। फर्श पर हड्डियों के ढेर और तरह तरह के रंग बिरंगे सूखे पौधे लगे हुए थे। इधर उधर फैली हुई इन वस्तुओं ने कमरे को गंदा लेकिन रहस्यमय बना दिया था। एक्सपेरिमेंट करने और अपनी दिमागी शक्ति पर ध्यान लगाने के अलावा अभिमन्यु ने अपना अधिक समय ध्यान लगाने में ही बिताया। हालांकि उसकी प्रगति बहुत धीमी थी, फिर भी उसकी दिमागी शक्ति बढ़कर 23 इकाई हो गई। साइड इफेक्ट्स के जाते ही चीजें बेहतर हो गईं। कुछ गिनती करने के बाद लिक्विड स्टेट तक पहुंचने के लिए अभिमन्यु को 40 दिमागी शक्ति की आवश्यकता होगी।
अगर वो अपनी दिमागी शक्ति को वर्तमान में बढ़ा सका तो उसे लगभग 10 साल से अधिक का समय लग जाएगा। हालांकि उसने दिमागी शक्ति के बढ़ने के बारे में जो अनुमान लगाया था वो सही नहीं लगा उसे। इस समय उसकी स्पीड बहुत धीमी थी और ऐसा होने की कई वजहें थीं, जैसे कि उनमें से एक था मेडिटेशन मेथड। उसे अब विशेष रूप से जादूगरों के लिए बढ़ाकर एक हाई क्वालिटी लेवल के मेडिटेशन मेथड की आवश्यकता थी। सिमुलेशन के रिजल्ट के अनुसार इस बढ़ी हुई रेटिंग पर अभिमन्यु की दिमागी शक्ति लगभग 2 साल बाद एक सीमा तक पहुंच जाएगी। अगर अभिमन्यु इसके बाद भी आगे बढ़ते रहना चाहता है तो वो कुछ और तरीका खोजेगा। यही वजह थी कि अभिमन्यु अपने देश लौटना चाहता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जादूगर यहां नहीं रहना चाहते। अभिमन्यु ने सोचा और दरवाजा खोलते ही इधर उधर देखने लगा। फिर वो समुद्र के किनारे चला गया। यहां कोई जादुई सामग्री नहीं है, ना ही कोई जादुई रिसोर्स है, ना ही कोई जादूगर है। मैं जिन लोगों से बात कर सकता हूं वो सिर्फ मौत के हत्यारे हैं, अभिमन्यु ने सोचा। अगले ही पल उसने जीरो से पूछा, जीरो, मैं लिक्विड स्टेज पर पहुंचना चाहता हूं, उसके लिए क्या जरूरी है मुझे बताओ। आवश्यकताएं: पहला, दिमागी शक्ति 40 तक की होनी चाहिए। दूसरा, सफलता दर बढ़ाने के लिए ट्री किलर दवाई चाहिए होगी। तीसरा, सर्विंग्स की जरूरत भी होगी। इन आवश्यकताओं को पूरा करें, आपकी सफलता दर होगी 45.14%। जीरो ने जवाब दिया, मैं अपनी दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए और अधिक शांति की दवाई बना सकता हूं, लेकिन यहां बहुत सारी सामग्री नहीं है, यही तो समस्या है। मुझे व्यापार करने के लिए अन्य जादूगरों को खोजने की जरूरत है। मैंने आखिरी वाला जीवा को दे दिया था। वैसे भी मुझे पहले जादूगरों की भूमि पर वापस जाना होगा, अभिमन्यु ने सोचा। फिर वो डिवाइस लेकर मेज पर चला गया। दाहिनी ओर एक टेस्ट ट्यूब रैक थी जिसमें बैंगनी रंग के खून से भरी 2 टेस्ट ट्यूब्स थीं। वहीं बाईं ओर गर्म किया जा रहा कांच का एक छोटा गोलाकार कंटेनर था। कंटेनर के अंदर एक चिपचिपा भूरा लिक्विड उबल रहा था। यह मिट्टी के ढेर जैसा लग रहा था और कुछ सफेद कीड़े सतह पर फुदक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कीड़े भयानक गर्मी से जले नहीं, बल्कि वे अभी भी कांच के कंटेनर के भीतरी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कांच का कंटेनर एक मुट्ठी के आकार का था। ये एक खोल के आकार के ढक्कन द्वारा एक छेद के साथ कवर किया गया था, जिससे भाप को कंटेनर छोड़ने में मदद मिली। वे कीड़े ऊपर चढ़ते रहे, गिरते रहे। कंटेनर के अंदर कम से कम 1000 कीड़े थे। आखिरकार ये हो ही गया। इन्होंने अंडे देने में पहले ही बहुत ज्यादा समय खर्च कर दिया था, अभिमन्यु बुदबुदाया। अभिमन्यु ने कंटेनर से ढक्कन हटा दिया और बैंगनी खून से भरी एक ट्यूब को पकड़ लिया। उसने सावधानी से खून को कांच के कंटेनर में डाला और खून ने आधे कीड़े को ढक दिया। बूम! कुछ समय बाद कंटेनर के अंदर बैंगनी लौ की एक गेंद फट गई। अभिमन्यु हैरान हो गया। वो पीछे झुका और ट्यूब को नीचे रख दिया। उसके चेहरे पर आग की लपटें लगभग उठ गई थी, और अगर विस्फोट के दौरान वो गलती से कंटेनर गिरा देता तो घर में आग लग जाती। अंदर के सभी कीड़े बैंगनी रंग की लौ से चमकदार हो चुके थे। वो सफेद कीड़े अपने भूरे रंग के चिपचिपे लिक्विड के साथ मिल गए, और जैसे जैसे कीड़े जलने लगे, आग की लपटें और गहरी होती गईं। अभिमन्यु ने कांच के कंटेनर को हाथों में पकड़ लिया और अंदर की हलचल खत्म होने का इंतजार करने लगा। अंदर के कीड़े जलकर काली राख हो गए और उनमें से कुछ भीतरी दीवार पर चिपक गए। 10 मिनट बाद बैंगनी लौ गायब हो गई और गोलाकार कंटेनर से हरा धुआं निकलने लगा। अभिमन्यु ने हरे धुएं के गायब होने का इंतजार किया और फिर उसने कंटेनर को फिर से धातु के रैक पर रख दिया। उसने कांच के टुकड़े से नीचे तक की सारी काली राख को खुरच दिया। फिर उसने थैली से क्रिस्टल की एक छोटी बोतल निकाली और दूसरे हाथ से हवा में इशारा किया। उसकी उंगली की नोक पर तुरंत ही हल्की बिंदु दिखाई दी। अभिमन्यु ने जल्दी से अपनी उंगली से हवा में एक लाल रंग खींच दी
जो दो ट्रायंगल्स की तरह लग रही थी और वो आर पार हो गई एक दूसरे के। पतंगा चुपचाप हवा में तैरता रहा। एक लाल फ्लैश में बदल गया वो और बाद में कांच के गोले में गिर गया। अभिमन्यु हैरान होते हुए देखता रहा। अभिमन्यु ने अपनी बाईं उंगली को गोले में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली ग्रिल की जा रही हो। अभिमन्यु की ठुड्डी से पसीना टपकने लगा। उसकी उंगली में बहुत दर्द हो रहा था। एक काला धागा धीरे धीरे उसकी उंगली पर चढ़ गया और हथेली एक गेंद में बदल गई। उसकी आंखों के सामने नीली बत्ती चमक उठी। अभिमन्यु ने अपने बाएं हाथ को देखा और अपने दांत पीसकर उसने अपने हाथों से बल लगाया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। घबरा कर उसकी चीख ही निकल गई। अभिमन्यु के बाएं हाथ को किसी चीज ने कंटेनर से दूर धकेल दिया। अभिमन्यु जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अपना बायां हाथ उठाया और हथेली को देखा। उसकी त्वचा पर काली भाप धीरे धीरे उठ रही थी। हालांकि कई सेकंड बाद भाप गायब हो गई और उसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा। मैं असफल रहा। एक मौका और। अभिमन्यु ने आह भरी। उसने अपना हाथ नीचे किया और मेज पर लौट आया। उसने दराज खोली और कांच का एक छोटा गोलाकार कंटेनर निकाला। यह कंटेनर भी सफेद कीड़ों और चिपचिपे भूरे लिक्विड से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने पूरे प्रोसेस को फिर से दोहराया और अपनी उंगली गोले में रख दी। एक पतली काली डोरी ने धीरे धीरे उसकी काली राख से बनी एक छोटी काली धुएं की लाइन उसकी उंगली पर चढ़ा दी। उसकी हथेली में एक काला पैटर्न दिखाई दिया और इस बार सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। कई मिनट बाद एक तार द्वारा काली राख पूरी तरह से खत्म हो गई। अभिमन्यु ने अपनी उंगली को कंटेनर से बाहर निकाला और थोड़ा दूर चला गया। उसके कपड़े पहले से ही पसीने से लथपथ थे। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी हथेली के पैटर्न को हिलते हुए देखा। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद प्रोसेस बंद होने तक काला पैटर्न अपना आकार बदलता रहा। काला धुआं उसकी हथेली पर एक मुड़ा हुआ पैटर्न छोड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अपने पंख फैला रही हो। आखिरकार ब्लड बॉइलिंग सिग्नेट ये बन ही गया। मैं सफल हुआ। अभिमन्यु अपनी बाईं हथेली को देखता रहा और बहुत खुश होते हुए उसने अपने आप से कहा, पुराने जादूगर कहते हैं कि पुरानी रस्सी अपने दुश्मनों को नरक में भी खींच सकती है। यह चिन्ह उनके प्राचीन रक्त से बनाया गया है। हालांकि इसका उपयोग केवल 5 बार किया जा सकता है। फिर भी मैं अपने दुश्मन को वहम में डाल सकता हूं। जब भी इसकी जरूरत होगी मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। कई महीने बाद अभिमन्यु ने फिर से तक्षशिला महाविद्यालय का दौरा किया और जहाज फ्यूचर पर बोर्डिंग से पहले अपने पिता और प्रोफेसर को कुछ सामान दिया। अभिमन्यु द्वारा किया गया नया प्रयोग क्या उसके काम आएगा? क्या काल चक्र विद्यापीठ वापस लौटने का फैसला अभिमन्यु पर भारी पड़ेगा?